हेलो ऑफिसर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने प्रीलिम्स प्रोग्राम में इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये 3 मेजर सब्जेक्ट खत्म कर लिए हैं। इनमें जो-जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है? एंड इसके हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट भी लगा ली है। तो अब जब मेरा 3 बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट कवर हो चुका है, अब आते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए लेक्चर लाया गया है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप साइंस एंड टेक को अप्रोच कैसे करोगे? आखिर किस तरह तरीके से आपको पढ़ना है, जिससे कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं साइंस एंड टेक में क्या-क्या पूछा जाता है और किस तरह से होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ट्रेंड एनालाइज़ करेंगे कि आखिर साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में, वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग एक-एक करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग फेज़ 1 करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, वो अलग तरीके का होता है। तो पहले फेज़ में क्या रखेंगे हम लोग? पहले फेज़ में रखेंगे हम लोग 2011 से लेके 2014, ठीक है? पहले फेज़ में हम लोग ये रख रहे हैं और इसमें देखेंगे क्वेश्चन कैसे आ रहे थे। देखो, ये जो फेज़ था, यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन आते थे एंड स्टैटिक आते थे। ठीक है? मतलब क्या था, इस फेज़ में देखोगे ना कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता था। एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन होता था, ठीक है? अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया है तो यहाँ तक आ जाता था। बेसिक डेफिनिशन पूछे जाते थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ से आते थे सिंपल स्टेटमेंट, जो कि डायरेक्ट होते थे। एक बार आपने अगर पढ़ा है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप ये सिंपल स्टेटमेंट को समझ जाते थे कि करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। और मेन क्या होता था ना कि इस टाइम पे आने वाले क्वेश्चन साइंस एंड टेक के लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाते थे, ठीक है? जिन्होंने पढ़ा होता था। अगर कोई बिना पढ़े गया तो वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाएगा वो, आपको भी पता है। इसमें देखोगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आते थे, डीएनए के बारे में पूछा जाता था, जीएम क्रॉप्स के बारे में पूछा जाता था, न्यूक्लियर एनर्जी जो थी उसका बेसिक्स पूछा जाता था, क्रायोजेनिक इंजन। एक बात तो आपने देखा होगा कि क्रायोजेनिक इंजन के बारे में से पूछ दिया, नैनोटेक का बेसिक आइडिया, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्वेश्चन आती थी। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, अगर आपका थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन फिर जब हम दूसरे फेज में आते हैं ना, फेज 2, जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2015 से लेके 2018, ठीक है? मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन डाल के नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद से भी एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। उससे क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं। ये भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है ना कि करंट अफेयर, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। यहाँ से ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ और ट्रेंड चेंज होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से करंट अफेयर भी इंक्लूड कर दिया गया आपके बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन से, ठीक है? अब क्या हुआ कि साइंस में जो भी करंट डेवलपमेंट होती थी, ठीक है? तो वो भी इंक्लूड कर किया जाने लगा स्टेटमेंट्स के साथ। तो अब क्या होने लगा कि आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड डेवलपमेंट्स के लिए न्यूज़ फॉलो करना पड़ता था। आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ठीक है? और पीआईबी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, जहाँ से आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में पता करते थे एंड उन सब चीज़ों को रेडी करके एग्ज़ाम में बैठते थे। इसीलिए देखोगे, इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे, तो क्या था कि क्रिस्पर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? इस टाइम पे आप देखोगे बायोफ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन। गवर्नमेंट जैसे-जैसे कोई पॉलिसी लेके आती या फिर कोई भी नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आने लगी थी। 1G, 2G, 3G ये प्रोग्राम था। आप देखोगे लाइ-फाई, ठीक है? आप देखोगे 3D प्रिंटिंग। इस टाइम पे आने वाले क्वेश्चंस का ये आपको टॉपिक दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे बेसिक पीएसएलवी के बारे में पूछा जा रहा है। बेसिक आप इन दोनों जीएसएलवी एंड पीएसएलवी इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पूछा जाने लगा। यहाँ पे स्टेम सेल के बारे में पूछा जाता था, ठीक है? अभी क्या हुआ कि करंट अफेयर को स्टैटिक पार्ट से इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है? अब क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने लगे कि यहाँ से क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो एनालिटिकल होने लगा, ठीक है?
अब जैसे-जैसे क्वेश्चन एनालिटिकल होने लगे ना, तो बेसिक नॉलेज से काम नहीं चलता था। अब आपको उसके साथ करंट अफेयर को भी ध्यान में रखना पड़ता था एंड आप अपने बेसिक नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये भी मैटर करने लगा। फिर आता है फेज़ 3, ठीक है? फेज़ 3 देखोगे आप, ये हम लोग लेते हैं 2019 से 2022 तक। इस फेज़ के अगर आप क्वेश्चन देखोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे। जैसे आप देखोगे 2019 में क्या हुआ था कि कोविड आ गया था, ठीक है? तो कोविड के बाद आप देखोगे बायोटेक में बहुत सारे क्वेश्चन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से आने लगे थे। कोविड के बाद क्या हुआ कि बायोटेक और हेल्थ इन सब का वेटेज हमारे साइंस एंड टेक में बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये हमें रियलाइज़ करवाया, हमारी कंट्री को ये रियलाइज़ करवाया कि हेल्थ और बायोटेक ये कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको भी पता है इंडिया ने भी खुद का वैक्सीन डेवलप किया था। तो इस तरह की चीज़ों में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया का आगे रहना, ये हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम भी यूपीएससी के लिए उस तरह से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है? हम लोग उस तरह से पॉलिसी बना सकें। आप देखोगे इसके बाद क्वेश्चन कैसे आने लगे? क्वेश्चन वैक्सीन पे आने लगे। एमआरएनए जो वैक्सीन आई थी, इस पे क्वेश्चन्स थे। इसके अलावा आप देखोगे जो वायरल वेक्टर वैक्सीन होती थी ना, इस पे क्वेश्चन थे। एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी, इन सब पे क्वेश्चन्स आए थे। आप देखोगे इसके बाद एआई के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा था। वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे थे अलग-अलग कंट्रीज़ में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया था। इसके बाद आप देखोगे इसी में मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई थी। यहाँ से क्वेश्चन आने लगा और इसी टाइम पे बहुत बार आप देखोगे कि जब कोविड के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है? क्रिप्टो के बारे में, इन सब के बारे में बहुत सुनने को मिलता था हम लोगों को। यहाँ भी डेवलपमेंट हो रहे थे। तो ब्लॉकचेन भी हमारे पीवाईक्यू में है। इसी टाइम पे नेटवर्क में 5G आया था। ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। उसके बाद होने लगा कि अब और भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, तो इसके लिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे, इनके ऊपर बात होना स्टार्ट हुआ एंड फिर इसको भी हमारे यूपीएससी के पीवाईक्यू में आप खोज सकते हो। एनर्जी को लेके बात हो रही थी, न्यूक्लियर चल रहा था, थर्मल चल रहा था, ठीक है? सोलर चल रहा था। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में डेवलपमेंट आने स्टार्ट हुए, ठीक है? तो यहाँ के क्वेश्चन ये भी इंक्लूड हो गया। तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं अब, ठीक है? ये सारे स्टेटमेंट्स अब ट्रिकी होने लगे। पहले जो बहुत बेसिक स्टेटमेंट होता था, अब वो ट्रिकी होने लगा। आप एक वर्ड मिस करते हो, ओनली, ऑलवेज, इस तरह के वर्ड को अगर आप पढ़ने में मिस करते हो, तो आप गलत कर बैठते हो। अब क्या हुआ कि अटेम्प्ट करना भी रिस्की होने लगा। आपने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो ये आपके लिए एक रिस्क से बड़ा है। फिर देखो, जब हम फेज़ 4 में आते हैं, फेज़ 4, ठीक है? ये हम लोग लेते हैं 2023 से 25, जो अभी वाला टाइम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट्स भी बेसिक नहीं हुआ। अब एनसीईआरटी लेवल का कॉन्सेप्ट से काम नहीं चल रहा है। अब आपको कॉन्सेप्ट भी क्या है, डीपली समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन। अब ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यूपीएससी डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट फेज में देखा था। यहाँ पे एनसीईआरटी के बेसिक डेफिनेशन, बेसिक सिंपल स्टेटमेंट, एनसीईआरटी ये सब पूछा जा रहा था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देख पा रहे हो, तो अब डीप कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है एंड जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, वो काम कैसे करता है। अब आपसे किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके उसका यूजेस पूछा जा रहा है, उसका मैकेनिज्म पूछा जा रहा है, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये पूछा जा रहा है। आप समझ रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैकेनिज्म प्लस वर्क कैसे करता है, प्लस आप यहाँ पे प्रिंसिपल, ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो और ये तीनों चीज़ों को कवर नहीं करते हो, तो फिर
बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको साइंस एंड टेक में। यहाँ पे फोकस जो है ना वो करंट पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? आपको यहाँ पे बायोटेक से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड हर एक फील्ड में, डिफेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। आपको यहाँ से आए हुए जो करंट चीज़ें हैं, इसे भी अपने दिमाग में रखना पड़ता है। आप देखो हाइड्रोजन के बारे में बात हुई, तो ग्रीन हाइड्रोजन इस टाइम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पे सेमीकंडक्टर को देख सकते हो अपने क्वेश्चन में, ठीक है? ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है? ये सब चीज़ें यहीं से आ रही है ना। ये आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताता है ना। यही तो ट्रेंड हमें देखना है। तभी तो हम जब पढ़ेंगे तो इन सारे ट्रेंड को अपने स्टडी में इंक्लूड करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन था क्वांटम कंप्यूटिंग पे। यहाँ पे क्वेश्चन है कार्बन कैप्चर पे। यहाँ पे क्वेश्चन है बैटरी की टेक्नोलॉजी पे, ठीक है? बैटरी टेक में जो हम ली आयन वर्सेस सोडियम आयन, इन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिए थे। ये सारी चीजें डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी, न्यूज में आना स्टार्ट हो गया था। अब देखो यहाँ पे जीन जीन ड्राइव के बारे में बात हो रही है। ये सारे हमारे कुछ पीवाईक्यूज के टॉपिक्स हैं। आप देख रहे हो कैसे पैटर्न चेंज हुआ है, और ये आपको साइंस एंड टेक स्टार्ट करने से पहले समझना कितना जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो नहीं होगा। ये समझोगे आप तो आपको क्या होगा कि हम लोग ना जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, अभी एक हम लोग बात करते हैं कि रिपीटेड टॉपिक्स ये क्या-क्या है? रिपीटेड टॉपिक समझ जाने से क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे हम बायोटेक लेते हैं, ठीक है? पहले हम लोग बायोटेक के बारे में बात करते हैं। बायोटेक में अगर आप देखोगे तो यहाँ से रिपीटेड टॉपिक क्या है? क्रिस्पर। यहाँ से जीन थेरेपी। अब यहाँ पे जीन एडिटिंग, यहाँ पे mRNA वैक्सीन, यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जीएम क्रॉप्स, स्टेम सेल, ये सब क्या है? ये सब रिपीटेड टॉपिक्स है। किसके? बायोटेक के। तो जब आप करोगे तो आपको इन सब के बारे में बहुत डिटेल में समझना है, उसका एप्लीकेशन समझना है, उसका प्रिंसिपल्स को समझना है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। ये तो बेसिक पढ़ाई के बारे में बात हो रही है ना। और आप देखोगे आफ्टर 2019 बायोटेक का वेटेज बढ़ गया है और ऑलमोस्ट हर साल बढ़ ही रहा है। तो बायोटेक को अच्छे से कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। और साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा मेहनत और मोर देन 10 to 12 क्वेश्चन, ये आप इसमें 90% एक्यूरेसी ला सकते हो। मतलब यहाँ से 20 नंबर फिक्स। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक? सिर्फ इसलिए मत जाओ कि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो साइंस करके ही नहीं जाएंगे। इसीलिए तो दिक्कत आ रही है ना हर साल। क्यों नहीं हो रहा है? रिजल्ट क्यों नहीं बन रहा है? दिक्कत यही है। अगर हम बात करें स्पेस के, स्पेस से कहा क्या क्या रिपीट हो रहा है, आप देखोगे सबसे पहले स्पेस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? इसरो। यूपीएससी को इसरो पसंद है। इसरो कुछ डेवलपमेंट का काम करता है तो उसे यूपीएससी पूछता है। क्यों? हमारे इंडिया का प्राइड की बात हो रही है, हम इतना आगे जा रहे हैं। इसमें देखो टाइप्स ऑफ रॉकेट, पीएसएलवी, जीएसएलवी, यहाँ पे इंजन के बारे में, क्रायोजेनिक, यहाँ पे जो हम लोगों का सैटेलाइट है इनके बारे में, चंद्रयान, गगनयान, लैंग्रेंज पॉइंट, आदित्य L1 वाला जो है, स्पेस डेब्रिस, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो मिशन है, ठीक है, आदित्य L1, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अभी के टाइम पे गगनयान, चंद्रयान, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंड इन सब में एक जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है स्पेस डेब्रिस के बारे में। ये सब क्या है? कॉन्सेप्ट है। और ये सब कॉन्सेप्ट क्या है? मिशन से बेस्ड है। हमारी कंट्री का, हमारा इसरो का कुछ मिशन है, इस मिशन पे वो लोग काम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ साथ मिशन को भी समझेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे कि हम स्पेस के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, आप देखो, हम तीसरा लेते हैं डिफेंस। डिफेंस में इंडिया क्या किया है? जो सैटेलाइट है हमारा, बैलिस्टिक सैटेलाइट या क्रूज मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। हमारा जो वेपन सिस्टम है, कैसा कैसा वेपन आज के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं, लेजर वेपन पे हुए हैं, तो लेजर वेपन से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजकल सैटेलाइट के थ्रू भी अटैक होता है, उसको भी एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। तो अगर सैटेलाइट को वेपन की तरह यूज किया जाएगा, तो एंटी सैटेलाइट वेपन्स क्या होंगे, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट चल रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप डिफेंस में देखो, जो मिसाइल है, जो हमारा आप कह सकते हो कि वेपन है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स अगर कुछ आ रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यूजुअली देखोगे ना, डिफेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के पास है, उससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, इस तरह के क्वेश्चन साइंस एंड टेक में डिफेंस से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक्स बताई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही टॉपिक है। हम लोग जब करेंगे, हमें पता है हम लोग टॉपिक वाइज करने वाले हैं। आप लोगों को लेक्चर भी मिलेगा, आप लोग टॉपिक वाइज स्टडी भी करोगे, हम लोग जनरल साइंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे जो हमारे इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, सेमीकंडक्टर, ठीक है, ग्रेफीन, जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मैं जितने भी यहाँ पे वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और वो कैसे आए हैं, वो फेज वाइज हम लोगों ने डिस्कस किया, ट्रेंड्स में देखा। तो क्या होता है ना कि अब हम लोगों के लिए प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन। देखो, इतना ही यूपीएससी पूछ रहा है आपसे। यूपीएससी नहीं बोल रहा है कि मास्टरी करके आओ, आपको प्रिंसिपल समझ में आने चाहिए, एंड उन प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, तो आपको क्वेश्चन पैटर्न क्या समझ में आया? रुको एक मिनट। अभी तक हम लोगों ने जो ट्रेंड चेक चेक किया, इसमें आपको क्वेश्चन पैटर्न क्या दिखा? आप देखोगे साइंस के जो मोर देन 80 से 90% क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो हमें तो स्टेटमेंट को ही सही समझना है, गलत समझना है ना। इनमें से क्या होता है कि अगर 3 स्टेटमेंट दिया, 2 सही हो, 4 स्टेटमेंट दिया, 3 सही हो, 3 स्टेटमेंट दिया, 2 सही हो, ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, ऐसा तो कभी-कभी होता है जितना स्टेटमेंट दिया उतना सही हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अब जो ओनली 1 एंड ओनली 2, ओनली 3 वाला प्रॉब्लम आ गया है, उस चक्कर में बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होने लगे हैं, बट हमें इस तरह से प्रैक्टिस करना है, हमें इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम ये चीज़ क्लियरली कट समझ जाएँ कि जो स्टेटमेंट बताया जा रहा है, जो स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, वो स्टेटमेंट क्या है? आप देखोगे यूपीएससी रेयरली पूछता है कि वन लाइनर क्वेश्चन दे दिया या फिर पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं पूछता है। वो टेस्ट कर रहा है कि आपको मैकेनिज़्म समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या-क्या टेस्ट कर रहा है? आपसे वो मैकेनिज़्म टेस्ट कर रहा है, आपसे वो प्रिंसिपल टेस्ट कर रहा है। ठीक है? आपसे वो इसी तरह के सिमिलर चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो पूछ रहा है। और इतना ही हमें करके जाना है, हमें मास्टर्स नहीं करना है साइंस एंड टेक में, कि हम इसमें 5 महीना डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी देखो यूपीएससी क्या करता है, अगर आप इसका ट्रैप देखोगे, ये कैसा ट्रैप बनाता है? तो सबसे पहला ट्रैप देखोगे, एक्सट्रीम वर्ड का ट्रैप, ठीक है? और साइंस एंड टेक में ये बहुत यूज़ किया जाता है, ओनली, ऑलवेज़, ऑल, लार्जली, मेजरली, इस तरह के स्टेटमेंट्स में बहुत वर्ड यूज करता है वो। और क्या होगा, कभी कभी सिमिलर टर्म्स देगा। ठीक है, और ये जो सिमिलर टर्म्स होते हैं ना,
लोगों को दोनों टर्म्स पता होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या करता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। आप देखोगे कोई कोई क्वेश्चन जिसमें कॉज एंड इफेक्ट इसके बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि क्वेश्चन में देखना इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। लेकिन हमें क्या होता हमारे साथ क्या होता है कि हम दोनों पढ़े होते हैं, लेकिन अच्छे से क्लैरिटी ना होने के कारण हम लोग जब पढ़ रहे हैं तभी उसका एप्लीकेशन ना सोच के, उसका प्रैक्टिकल वर्जन ना सोच के क्या करते हैं, बस पढ़ के चले जाते हैं रट्टा मार के, वहाँ पे हमें दोनों दिखता है। अब फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये सही। अब ए और बी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, हमें लगता है ये सही है, हमें लगता है ये सही है। कभी-कभी होता है दोनों आपस में सही होता है। हम इसी कन्फ्यूज़न में क्या करते हैं, गलत मार्क करके आ जाते हैं। क्यों? उन्होंने कॉज़ एंड इफेक्ट को रिवर्स कर दिया और हमें पता नहीं चल पाता है। कभी-कभी देखना एनवायरनमेंट एंड साइंस दोनों को मिक्स कर देता है। जीन एडिटिंग और जीन थेरेपी को मिक्स कर दिया जा रहा है, तो लोग वहाँ पे कन्फ्यूज़ होने लगते हैं। तो अभी क्या है, हम लोग जब 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग क्या किए हैं, ट्रेंड निकाल के देख लिए हैं। तो ट्रेंड के बेसिस पे क्या करेंगे, हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले लिख लेंगे। ठीक है? जब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिख लेंगे, तब क्या करेंगे? अभी देखो, आप बोलोगे सर ये आप बना के दे दो, ऐसा नहीं होता है। मैं बना के दूँगा, तो ये मैंने किया है ना, और जब मैं करूँगा, तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा? जब तक आप खुद नहीं एक बार पीवाईक्यूज़ को लेके बैठोगे, आप पीवाईक्यू में टॉपिक्स को खुद नहीं चेक करोगे, तो फिर कोई भी पढ़ा ले आपको, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आई विल सजेस्ट पिछले 10 साल की पीवाईक्यू लेके अपने पास में बैठो, पढ़ने से पहले। पीवाईक्यू में देखो साइंस से क्वेश्चंस क्या-क्या आए हैं, क्या-क्या चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे आप देखोगे क्वांटम कम्युनिकेशन, आप देखोगे सेमीकंडक्टर के बारे में, आप देखोगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, आप देखोगे एआई का यूज़ गवर्नेंस में कैसे किया जा रहा है, आप देखोगे स्पेस में क्या-क्या चीज़ें डेवलप हो रही है, आप देखोगे एनर्जी सेक्टर में क्या-क्या चीज़ें हो रही है, आप सिंथेटिक बायोलॉजी को समझोगे, तभी तो आप पता कर पाओगे ना कि कौन-कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है। एंड जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन-कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि साइंस एंड टेक कभी आपको डिफ़िकल्ट लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये कैसे होनी चाहिए जिससे कि हमें प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो देखो, अगर आप मुझे देख रहे हो और फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप लोगों को मैं क्लियर कट कुछ-कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली, हमें क्या करना है कि एनसीईआरटी 6 टू 10 जिनका बेसिक एकदम ही खराब है, जिनको साइंस का एस भी पता नहीं है, आई विल सजेस्ट कि आप लोग 6 टू 10 का एनसीईआरटी को तो कवर कर लो, ठीक है? लेकिन जिन्हें साइंस पता है, जो साइंस के बारे में 4 चीज़ें जानते हैं, तो उन्हें मैं बोलूँगा कि आप 8, 9 और 10 इन तीनों क्लास की एनसीईआरटी कम से कम कवर कर लो। कवर करने के बाद यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, इन सबको आप स्ट्रॉन्ग बना लो। देखो, सब कुछ यहीं से निकला है, कुछ यहाँ से बाहर नहीं है। आप बड़ी मोटी-मोटी किताबें लेके बैठ जाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका ना। तो एनसीईआरटी लेके जो बेसिक चीज़ें हैं, उसे आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो, कोई भी आपको पढ़ाएगा, फिर आप उसको पढ़ के एग्ज़ाम दोगे, तो ये प्रोसेस इफ़ेक्टिव नहीं होता है। लेकिन जब आप खुद से पढ़ते हो, खुद से समझते हो, फिर आप काम करते हो, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है? और रही बात हेल्प की, आई एम ना, मैं हूँ ना। आपको हर समय हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है? ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हो, यूट्यूब के वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो। आप मुझसे डाउट पूछो, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। अभी देखो, सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप तो ये है, ये नहीं करोगे साइंस एंड टेक आपको ईज़ी कभी नहीं लगेगा, हमेशा प्रॉब्लम आएगी और सोचते रहोगे कि साइंस कैसे करें और फिर पागल हो जाओगे, एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ जाएगा। ऑलरेडी आ चुका है, फॉर्म आ चुका है। ठीक है? एंड दूसरी बात होती है करंट अफेयर। हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद आती है करंट अफेयर्स, ठीक है? अभी इसमें क्या है, आप पीआईबी को फ़ॉलो करो, ठीक है? पीआईबी आप फ़ॉलो करो, इसरो कोई अपडेट करता है,
ठीक है, तो इसरो का अपडेट पे ध्यान दो, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई मिशन रख रहा है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, द गवर्नमेंट के मिशन पे ध्यान दो, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे ना। सरकारी जॉब का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं हम लोग, सरकारी वेबसाइट से प्रिपेयर करेंगे, क्यों किसी कोचिंग के पीछे भागेंगे। देखो अब आती है बात कि सर आप ऐसे तो बता रहे हो, लग रहा है जैसे आप फेंक रहे हो, इतना कवर कर पाना पॉसिबल है, आप बताओ पहले, तब मैं बोलूंगा नहीं इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा पॉसिबल तो नहीं है, बट ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, पहले ये तो एनसीईआरटी तो एकदम कवर करो, इसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। बाकी रही बात करंट अफेयर में, ये मैं करवाऊंगा, मुझे फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो, ठीक है। आपको क्या-क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या छूट रहा है, ये मैं आपको बताऊँगा, आपको करना है, ठीक है। एंड अगर आप मेरे स्मार्ट स्प्रिंट प्रोग्राम में एनरोल्ड हो, तो फिर आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जा रहे हैं, आपको सारे टॉपिक्स मिल जा रहे हैं, बस आपको वो सेल्फ स्टडी करना है। और वीडियोज़ तो आएगी, जहाँ पे आपको चीज़ें समझाई जाएगी, जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो प्रिपरेशन में। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये दोनों हमारा सोर्स हो, ठीक है। और सोर्स में आप ऐड कर लो एक, जो हमारा तीसरा चीज है, नोट्स, स्मार्ट स्प्रिंट बाय देव, प्रीलिम्स एडिशन, ठीक है। ये नोट्स अगर आपको मिल जाता है तो आपकी आधा से ज्यादा चीजें ठीक हो जाती है। बट फिर भी अगर ये नहीं करोगे, जो कि बेसिक है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसके बिना कुछ भी आपको यूपीएससी में पास नहीं करवा सकता। अब देखो क्या है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, अप्रोच टू स्टडी, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आप हर एक चीज का डेफिनेशन अच्छे से समझोगे, आप हर एक चीज के प्रिंसिपल, हर टॉपिक के प्रिंसिपल को अच्छे से समझोगे। देन आएगी बात एप्लीकेशन की, कुछ भी पढ़ो, ये 3 स्टेज में पढ़ना है, ठीक है। एंड देन फिर आपको डिफरेंस, जो भी सेम तरह की टेक्नोलॉजी दिखेगी आपको, ठीक है, सिमिलर टेक्नोलॉजी में डिफरेंस, अगर आपने कोई भी टॉपिक को इन 4 तरीके से पढ़ लिया, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप पहले का क्वेश्चन छोड़ोगे। आपको लो हैंगिंग फ्रूट लगेगा, और मेरे को साइंस एंड टेक लो हैंगिंग फ्रूट लगता है। एक टाइम था जब मैं प्रिपेयर करता था, तो उस टाइम पे मुझे स्टार्टिंग के 2-3 साल तक तो मैं साइंस एंड टेक को ऐसे ही छोड़ देता था, क्यों, मुझे लगता था ये मेरे बस का नहीं है, बहुत ट्रिकी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, जो कि मुझे नहीं आएगा, आज तक नहीं आया था। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, ठीक, तो दिक्कत आती है। बट जब आप एक बार कर लेते हो बेसिक चीज़, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी और आपको समझ में भी आएगा। बचपन में नहीं आता था, बट अब आएगा, तो ये करना तो ज़रूरी है, ठीक है? अब आता है बात, उसके बाद उसके बाद लास्ट, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे? क्वेश्चन लगाओ, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, एंड देन पीवाईक्यू लगाओ। अगर ये आपने फॉलो किया, साइंस एंड टेक में 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी अगर आपकी नहीं होती है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर आप ये फॉलो करते हो तब, नहीं करते हो फॉलो, भगवान भी आ जाए तो आपको 90% का 10% एक्यूरेसी भी नहीं दे पाएगा, ठीक है? तो इसी चीज़ के लिए आपको ये फॉलो करना ज़रूरी है, और इस तरह से अगर आप साइंस एंड टेक करते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको यहाँ पे जो पीवाईक्यू था, उसका ट्रेंड एनालाइज़ करके भी बता दिया। मैंने आपको उसके साथ-साथ यहाँ पे ये भी बता दिया कि रिपीटेड टॉपिक्स क्या-क्या रहते हैं, ठीक है? उसके बाद आप जब देखोगे, तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि हमें क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, वो भी मैंने बताया। साथ ही साथ जो जनरल ट्रैप्स होते हैं यूपीएससी के, जिससे वो बार-बार स्टूडेंट को फँसा लेता है, जिसमें वो गलत कर बैठते हैं, उसे ध्यान देना है। वो यहाँ पे ये कुछ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी है, जो कि आपको धीरे-धीरे करके वीडियोज़ के साथ-साथ पता चलता रहेगा।
देन फिर आता है कि सोर्स क्या पढ़ना है, वो भी मेंशन है यहाँ पे। सोर्स के बाद आता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, वो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? देन आता है आपका प्रैक्टिस। इतना कर लो, साइंस एंड टेक ईज़ी होगा और इतना ईज़ी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, कॉन्टैक्ट करो मेरे से। आपको अपने पूरे के पूरे प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में जब भी कुछ पूछना हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। इसके लिए कोई प्रीमियम मेंबरशिप या फिर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको बस मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना है और अगर आप इतना कर लेते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? मैं अपना टेलीग्राम चैनल आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। इसका है बापू का बंदर, ठीक है? स्मॉल बी। इस टेलीग्राम हैंडल पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? चलो, मिलते हैं हम लोग साइंस एंड टेक के टॉपिक वाइज़ हर एक लेक्चर में, जहाँ पे हम हर टॉपिक को बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे और जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करेंगे और यूपीएससी के प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, ठीक है? थैंक यू।